नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। आरक्षण को लेकर के एक बड़ी लड़ाई अब शुरू हो रही है, जो नीट में कहा जा सकता है कि छात्रों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो 59,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसको लेकर के भी तरह तरह के व्यवधान खड़े किए जा रहे हैं। आरक्षण को लागू किया गया पूरा या नहीं, इसको लेकर के भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां भी बोलने से बच रही हैं, और कुछ पार्टियां जो सामने आ भी रही हैं वह भी बच कर बोल रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहा जा सकता है एमएलसी सुनील सिंह साजन हमारे साथ हैं, जो कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ बात रखते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि पार्टी का क्या एजेंडा है, पार्टी किन मुद्दों को लेकर के आम जनता के बीच जा रही है। सुनील साजन जी नमस्कार। नमस्कार। सुनील जी, एक बड़ा सवाल है कि आप छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पूरे लॉकडाउन में जो परिदृश्य देखने को मिला वह सबसे हैरान कर देने वाला था। आपकी आखिरी और पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, एक लाइन में बताइए। नहीं, लॉकडाउन में हैरान करने वाली बातें थी जो सरकार के निर्णय थे, लेकिन हम लोग जो कर सकते थे, समाजवादी विचारधारा के लोग जो कर सकते थे, मुझको याद है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि पूरे देश में लॉकडाउन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने नेताओं से, हम लोगों से, जो वर्कर हैं, हमारे जैसे लाखों वर्करों से केवल एक ही अपील की कि जो जहाँ है, गांव में है, गली में है, ब्लॉक में, जो जिस स्तर पर है, जहाँ मदद कर सकता है वहाँ गरीब की मदद करे, कोई भूखा ना सोए, और कोई अगर बीमार है तो उसकी दवाई का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, दूसरे लॉकडाउन के बाद जैसे ही मजदूर सड़क पर निकलना शुरू हुए, गांव जाना शुरू हुए, पैदल, साइकिल से, ट्रक से, टेम्पो से, ठेले से, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर निर्देश दिया कि लाल टोपी लगा करके हम सड़कों पर खड़े, आप देखिए, बड़े मीडिया चैनलों ने दिखाया हो ना दिखाया हो, आप जब सोशल मीडिया खंगालेंगे तो कोई उत्तर प्रदेश की ऐसी सड़क नहीं है जहां पर लाल टोपी लगा करके लोगों ने खाने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, फल दे सकते थे उसका इंतज़ाम, या बिस्किट, चाय पिला सकते थे उसका इंतज़ाम समाजवादी पार्टी के हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने किया है। क्या साइकिल वाली पार्टी मजदूरों के साथ खड़ी है? नहीं, साइकिल वाली पार्टी ही मजदूरों के साथ खड़ी है। क्या कहाँ लगा रहे हैं? साइकिल किसकी हो सकती है? जहाज में उड़ने वालों की तो साइकिल नहीं हो सकती है। तो साइकिल तो उन्हीं की है जो साइकिल से चलते हैं। तो साइकिल वाली पार्टी तो कमज़ोर की, मजदूर की, किसान की, बेरोजगार नौजवान की, या हर उस व्यक्ति की जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, धार्मिक रूप से पिछड़ा हो, या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो, उसको हक दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। यही हमारा सिद्धांत तो है, समाजवादी यही मूल मंत्र भी है। तो समाजवादी पार्टी सरकार से आखिरी में मतलब एक लास्ट वो बताइए, इस मजदूरों के सवाल पर क्या मांग करती है, जो स्पष्ट रूप से सरकार से आप चाहते हो? देखिए, सरकार से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कई चैनलों में के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया कि हम सबसे पहले चाहते हैं कि जो मजदूर आए हैं बाहर से, उनके खाने का इंतजाम हो, उनके राशन का इंतजाम हो, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि परिवार के परिवार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, तो पहले तो आत्महत्या रुके, कोई भूखमरी से न मरे, और दूसरा काम करे सरकार कि जो मजदूर काम छोड़ के आए हैं उनको रोजगार का इंतजाम कराए, और फिर जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनका क्वारंटीन सेंटर ठीक हो, उनके दवाई का इंतजाम हो। ठीक है, कोरोना की दवा नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों की तो है ना, बाकी तो अस्पतालों में कुछ मिलना चाहिए। तो केवल जो योगी सरकार महामारी के नाम पे भी, मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी ने नोटबंदी में इतना बड़ा घोटाला किया है, तो योगी जी तो उत्तर प्रदेश में महामारी में जो घोटाला कर रहे हैं, आप देखिए ना कि सारी चीज़ें कागज़ पे आ रही हैं, सैनिटाइजर कागज़ पे आ रहा है, मास्क कागज़ पे आ रहे हैं, राशन कागज़ पे बट रहा है। केंद्र सरकार ने भी 36,400 करोड़ दे दिया। आपने विधायकों की निधि भी ले ली, बाकी मदों से भी आप काट रहे हैं, सैलरी काट रहे हैं, डीएटीए काट रहे हैं। आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है?
लेकिन सुनील साजन जी, आपके ऊपर भी आरोप है कि आरक्षण को लेकर के जो तमाम खामियां हैं और लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। नीट में छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एकदम से आरक्षण नहीं मिल रहा है, और 59,000 जो है जो अध्यापक भर्ती है इसमें भी हंगामा हो रहा है। आप भी कागजों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, कागज़ पे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण हम विपक्ष में रह के कैसे दे सकते हैं? हम तो आरक्षण सरकार में होंगे तभी दे सकते हैं ना। और समाजवादी पार्टी लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार इस बात को कह रही है कि ये ऐसी पार्टी है जो संविधान को नहीं मानते, ये वो लोग हैं जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। भाई, हम लोगों ने तो तब भी विरोध नहीं किया जब 10% सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण मिल गया, लेकिन हम लोगों ने इसलिए विरोध नहीं किया कि हम चाहते हैं कि अगर कोई गरीबी रेखा में अगर आप देना चाहते हो तो उनको दे दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात हमेशा कही है, आज भी कहते हैं, कि हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, हम चाहते हैं कि पूरी देश की आबादी की जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना मिल जाए। ओबीसी पूरे देश में कितना है, हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी की संख्या कितनी है और आरक्षण कितना मिल रहा है, दलित कितना है उनको आरक्षण कितना मिल रहा है, मुस्लिम कितना उनको आरक्षण कितना मिल रहा है, तो गिनती हो जाए। अभी 69,000 भर्ती हुई, आप बताइए उसमें जिस तरीके से सरकार की रवैया रही है, मैंने तो टीवी चैनलों पे भी बोला है, मैंने जिस प्लेटफार्म से हम बोल सकते थे हमने कहा है, इसी रिजल्ट में हालांकि बड़े पैमाने पे घपला हुआ, परीक्षा से पहले पर्चा लीक हो जाता है, एक रूम के सारे लोग पास हो जाते हैं, कहीं सब फेल हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी जो ओबीसी के साथ और ख़ासतौर से एससी समाज के नौजवानों के साथ जो उनका हक छीना गया है, इसी रिजल्ट में अगर जो 1994 का अधिनियम है जो विधानसभा से पास हुआ था कानून आरक्षण को लेकर, अगर उसके तहत रिजल्ट निकलता तो कम से कम 14 से 15,000 ओबीसी एससी के और छात्र होते जिनको नौकरी मिलती। सुनील साजन जी, एक सोशल मीडिया से बड़ा सवाल लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग दलितों पिछड़ों के मुद्दों को लेकर के मैदान में आते हैं, जैसा भी हो आप लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग दक्षिणपंथ सवर्णवाद और समाजवादी वामपंथवाद, इस दोनों में कन्फ्यूजन कर रहे हैं क्या? आप लोग क्लियर कट काम क्यों नहीं कर पा रहे लोगों के लिए? समाजवादी पार्टी कतई कन्फ्यूज नहीं है, और हम ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी एससी की हक की बात करते हैं। हम समाजवादी लोग जात धर्म को न मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिसके खिलाफ भी अन्याय होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये अलग की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार केवल पिछड़े और दलितों का ही हक मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों का ही हक मारा जा रहा है, तो हम उसी की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। अगर किसी हम तो कहते हैं अगर सवर्ण का भी हक मारा जा रहा होगा तो हम लड़ाई लड़ते नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से केवल ओबीसी एससी को बर्बाद करने का या उनका नुकसान करने का, या वो रोजगार ना पा जाएं, राजनीति की मुख्यधारा में ना आ जाएं, संपन्न ना हो जाएं, ये साजिश, क्योंकि ये एजेंडा क्या है भारतीय जनता पार्टी का? वही एजेंडा है जो आरएसएस का एजेंडा है। तो आरएसएस तो कितने दिनों से कह रही है इस देश में केवल 2 लोग होना चाहिए, एक गरीब एक अमीर। तो वो जो मिडिल क्लास है उसको भी गरीब बनाना चाहती है। साजन जी, आप कह रहे हैं कि आप मतलब लड़ाई लड़ते हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं, सवर्ण की भी लड़ाई लड़ते हैं और ओबीसी जिसके खिलाफ अन्याय, हाँ, जिसके खिलाफ अन्याय होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी इस लड़ाई का क्या मकसद है और क्या रिजल्ट निकल रहा है? 2012 से लेकर के 2019 तक आपका वोट प्रतिशत लगातार घटा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। देखिए, आप 2 तरीके के सवाल कर रहे हैं। जब किसी भी मुद्दे को लेकर के आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो क्या उस लड़ाई में भी देखेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर हम ओबीसी एससी के 14,000 लोगों का हक मारा गया है तो उसमें हम नहीं जाएंगे कि हमको वोट देंगे कि नहीं देंगे। शिक्षा मित्रों को का भला माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार में किया, तो अब ये तो शिक्षा मित्र जाने कि वो चुनाव में किसके साथ थे, लेकिन हम लोगों का जो सिद्धांत है या जो हम लोगों ने लोहिया जी को पढ़ा है, जो जनेश्वर मिश्रा जी से सीखा है, ब्रजभूषण तिवारी मोहन सिंह जी से सीखा या नेताजी से जो सीखा,
नेताजी जो सिखा रहे हैं, या जिस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी आगे ले जा रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहां भी अन्याय होगा वहां समाजवादी पार्टी लड़ते नजर आएगी, जिसके खिलाफ अन्याय होगा। मैं फिर दोहराऊं कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और ये दुर्भाग्य है कि इस योगी सरकार में अन्याय केवल पिछड़े दलित और मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, तो हम उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए, राजनीति का भी एक धर्म होता है। अगर आपके पास वोट बैंक नहीं होगा, अगर आपके पास सीटें नहीं होंगी, तो आप कैसी राजनीति कर पाएंगे? क्या आपको ये बात जो मैं कह रहा था उसको बताइए कि 29% से 19% तक समाजवादी आ पहुंची है। देखिए, हम केवल एक बात कहेंगे, लोकतंत्र में जनता तय करती है। आज जिनको बहुत घमंड है कि वो बहुत बड़े बहुमत से जीत कर सरकार चला रहे हैं, 3 साल पहले कितनी सीटों पे थे? 47 सीटों पे ही तो थे, और 2017 में समाजवादी पार्टी भी 47 सीटों पे है। और मुझे लगता है कि जनता 2022 में फिर एक बार अपना रिजल्ट बदलेगी। वो हो सकता है फिर 50 के नीचे आए और हम फिर 300 के करीब जाएं। अच्छा, ये बताइए, 2017 की तुलना में 2022 जो आप लोग कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि आप जो वोटों का अंतर है वो लगभग 3 गुने से अधिक का है। देखिए, प्लान होता है कि हम जनता को क्या दे सकते हैं। हमारे पास प्लान भी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है, और हमारे पास नेता भी भारतीय जनता पार्टी से और दूसरे दलों से बेहतर है। और मैं कह रहा हूँ कि आज जो सरकार है वो अपनी उपलब्धि जिन भी चीज़ों को बता रही है, वो क्या उन्होंने बनाया है? जो मेडिकल कॉलेज गिना रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे गिना रहे हैं, जो मेट्रो गिना रहे हैं, जो अस्पतालों में जांच करने जा रहे हैं, जो एम्बुलेंस हैं, जो डायल 100 थी जो आज 112 कर दिए हैं, ये आखिर कौन लेकर के आया? ये माननीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए, समाजवादी पार्टी लेकर के आई। तो जो आज भाजपा भी अपने काम गिना रही है वो माननीय अखिलेश जी के हैं, समाजवादियों के हैं। तो जनता जान गई है कि काम कौन कर सकता है और जुमले कौन दे सकता है। जनता जान गई है कि प्यार और मोहब्बत कौन समाज में बढ़ा सकता है और नफरत कौन बांट सकता है। तो एक तरफ नकारे लोग हैं, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, एक तरफ जुमलेबाज हैं, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने काम करके दिखाया है, जिनकी छवि साफ सुथरी है, जो उनके दिल दिमाग में होता है वो बोलते हैं। उनके अंदर कोई कटुता नहीं है, कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई जात धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जात धर्म के आधार पर निर्णय लेने लगेगा तो कहाँ लोकतंत्र बचेगा? क्या आप मान रहे हैं कि 2.5 से 3 गुना ज़्यादा वोट का उछाल आएगा और आप लोग 22 में सरकार बना पाएंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये जनता है, जनता ऐसे ही उछाल देती है। भाई 17 में जनता ने ही तो उछाल दिया ना, और आज जनता ही परेशान है। आज बताइए, वही उछाल देने वाले लोग पैदल चले, वही उछाल देने वाले लोग दुर्घटना में मरे, वही उछाल देने वाले लोग साइकिल, ट्रक और बसों में किस तरीके से आए, वही उछाल देने वाले लोग ही तो आज क्वारंटीन सेंटर में उनको सांप काट रहा है, उनको दवाई का इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम नहीं है। तो वही लोग बदलेंगे, जिन लोगों ने सरकार बनाई है वही सरकार को हटाएंगे। साजन जी, बीजेपी के पास गांव बूथ के स्तर तक के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनका एक तरीके से कहा जाए व्हाट्सएप नंबर तक है। बीजेपी की जो सेंट्रल कमांड टीम है वहां तक उनके पास फीडबैक पहुंच रहा है। क्या आपकी पार्टी के पास भी इसका कुछ हिस्सा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, और आप जो भारतीय जनता पार्टी की चीज़ें बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मोदी जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दे रहे थे, योगी जी 70 लाख नौजवानों को रोजगार दे रहे थे, अब 11.5 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। क्या डाटा नहीं है इनके पास? नहीं, ये सब कागज पे हैं, ये सब कागज पे हैं, और 2022 में ये सब केवल कागज पे ही दिखाई देंगे। अगर इनके पास इतना संगठन मजबूत होता तो आज बताइए किस दल के लोग हैं जो पुलिस के खिलाफ धरने पे बैठे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सीतापुर का विधायक जिसने ताली थाली पर और सरकार के कामकाजों को जो गिनाया है फ़ोन पे, जो वायरल हुआ, वो किसका विधायक है? हमारा विधायक तो है नहीं। तो जिसके विधायक, सांसद, मंत्री सब त्रस्त हों, वो इसलिए त्रस्त हैं क्योंकि जनता के बीच जीत करके आए हैं। अब जनता का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े वादे करके आए थे।
तो अब गालियां खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके 6 महीने बाद कोई नेता जनता के बीच नहीं जा पाएगा। जनता दौड़ाएगी, जनता इनको मारेगी, इनको बेइज्जत करेगी। ये अपनी सुरक्षा के तहत ही केवल अपने घरों में रह पाएंगे। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के तो नहीं घूम पाएगा। सज्जन जी, आप कह रहे हैं कि उनके पास फर्जी मतलब डाटा है, कागज़ों पर डाटा है, ठीक है, हम मान लेते हैं आपके उत्तर को। लेकिन आप ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनके एजेंडे हैं, उनके एजेंडे पर काम करने के लिए प्रोफेसरों की टीम है, बुद्धिमानों की टीम है, चुटकुले गढ़ने वाले, व्यंग बनाने वाले, कहानियाँ बनाने वाले, अफवाहें फैलाने वाले, फर्जी खबरें गढ़ने वाले, इस तरीके के काम को क्रिएट करने वाले लोगों की टीम है, क्या ये भी फर्जी है आपके हिसाब से? ये फर्जी नहीं, यही सच है भारतीय जनता पार्टी का। तो आपके पास तो ये सब नहीं है? नहीं, कैसे क्योंकि काम करेंगे? नहीं, हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, हम दंगे नहीं कराना चाहते, हम झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते। हमारे पास जो टीम है, हमारे नेता के पास जो टीम है, जो सुझाव उनके पास आते हैं या जो नेता की सोच है, वो ये है कि इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे कैसे और बन सकते हैं, और मेडिकल कॉलेज कैसे बन सकते हैं, और एम्स कैसे बन सकते हैं, और यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, और चौड़ीकरण सड़कों का कैसे हो सकता है, गांव के प्राइमरी स्कूल कैसे ठीक हो सकते हैं, जो पीएससी सीएससी वो कैसे ठीक हो सकते हैं, रोजगार कैसे मिल सकते हैं। देखिए, ये देश बहुत दिनों तक नफरत सहने वाला देश नहीं है, ये प्यार मोहब्बत वाला देश है। ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी नफरत के आधार पर कितने साल बाद आई है? 14 साल बाद आई थी। उनके पास यही तो चेहरे थे। क्या 14 साल पहले ही जन्म लिए हैं क्या मोदी जी और योगी जी? ये लोग थे ना। ये नफरत से आए हैं और ये मोहब्बत से चले जाएंगे। अभी 14 साल बाद लौट के आए थे, अब शायद ना लौटें कभी। लेकिन आपके पास ना तो नफरत का कोई काउंटर है, ना तो मोहब्बत का कोई एजेंडा है। नहीं, मोहब्बत का ही एजेंडा है। मोहब्बत और विकास, तरक्की और खुशहाली, संपन्नता, बराबरी, धार्मिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी और सामाजिक बराबरी। संविधान से देश चले, संविधान पे लोग भरोसा रखें। ऐसा नहीं कि तानाशाही से देश चले। हम तानाशाही से देश नहीं चलाएंगे, हम तानाशाही से प्रदेश नहीं चलाएंगे। हमारा नेता का बिल्कुल मानना है कि जब तक खुशहाली समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर न दिखाई दे तो काहे की आपकी सरकार। तो नफरत से चीज़ें नहीं चलने जा रही हैं। नफरत से देश टूटते हैं, समाज टूटता है, लोग टूटते हैं। तो तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी थोड़ी करती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके पास तोड़ने वाले विचारक हैं, तोड़ने वाले थिंकर हैं, तोड़ने वाली टीम है, नफरत फैलाने वाला आईटी सेल है। मुझे लगता नहीं कि देश को इसकी ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है सुनील सिंह साजन जी, जाति जनगणना को लेकर के हमेशा बात होती रहती है और हमेशा ये भी होता है कि आरक्षण का वाजिब हक जो है, वाजिब काउंट जो है, संख्या तभी मिल सकती है जब जाति जनगणना हो। आप लोग सरकार में थे तो जाति जनगणना के मुद्दे पर नहीं लड़ पाए। अब आपका क्या एजेंडा नया बना है? क्योंकि आदमी के विचार तो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अब आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि हमारे नेता ने एक बात स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना कराई गई उसको ओपन कर दें, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। वो इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन जाति जनगणना सामने आ गई तो 50 और 100 जातियां ऐसी होंगी जिनको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, जो आज एहसास नहीं है। और भी ऐसी बहुत सी जातियां जिनको लगेगा कि अगर हम इतने % हैं तो हमको हक मिलना चाहिए, वो अपने हक के लिए लड़ने लगेंगे। जो समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोग अपने हक के लिए लड़ें। हम नहीं किसी का हक मानना चाहते। जो 2% है 2% आरक्षण लें, जो 10% हो 10% लें, जो 5% हो 5% लें। लेकिन ये नहीं चलेगा ना कि 2% वाले 51% लें और 85% वाले 49% पे रुक जाएं। ये तो संविधान नहीं कहता है। हम तो चाहते हैं सब लोग आरक्षण लें, क्या सवर्ण, क्या ओबीसी, क्या एससी, क्या एसटी, क्या अल्पसंख्यक, सब लोग आरक्षण लें। वो तभी संभव है जब सबकी गिनती हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार होगी तो हम पूरे देश का नहीं जानते, लेकिन हमारा नेता
उत्तर प्रदेश में जरूर जाति जनगणना करा करके हम लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। आप मुकरेंगे तो नहीं सत्ता में आने के बाद? क्यों मुकरेंगे? मुकरेंगे तो हटेंगे। लोकतंत्र है। क्या सत्ता में आ जाएंगे 100 साल के लिए? 5 साल के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश में जरूर जाति जनगणना कराएंगे। धन्यवाद। तो आप देखिए, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और कई मुद्दों पर निडर होकर के अपनी बात रखते हैं। निश्चित रूप से जातीय जनगणना एक हमारे देश का, हमारे समाज का अहम हिस्सा है। दूसरी एक बड़ी बात है कि आरक्षण जिसको लेकर के सरकारें हमेशा बचती रहती हैं कि आरक्षण का वाजिब लाभ उन वर्गों को न मिले जो हाशिए की हैं, जिनको मिलना चाहिए। और तीसरा एक बड़ा मसला ये है कि क्या समाजवादी पार्टी 2022 के लिए तैयार है, क्योंकि मुकाबला जिससे है उससे एक तरीके से साजिश के तहत, और कहा जा सकता है कि जो टीम होती है, टीम भावना है, उससे भी लड़ना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सुनील सिंह साजन का यह दावा है कि 22 में सरकार बनाएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुनील सिंह साजन अपने इस वादे पर खरा उतरें। फर्क इंडिया के लिए कैमरामैन नदीम के साथ अखिलेश कृष्ण मोहन।